यह कहानी है आनंदी नाम की लड़की की, जिसकी उम्र 15 वर्ष थी और वह बहुत गरीब परिवार से थी। वह 4 बहनें और अपने माता पिता के साथ रहती थी। हरियाणा के एक छोटे से गांव में उसके पिता बहुत कम पैसे कमाते थे। उन पैसों से उनका पूरा परिवार का खर्चा नहीं चल पाता था। इसीलिए आनंदी और उसकी माँ दोनों एक जमींदार के यहाँ काम करती थी और देवांग चौधरी एक जमींदार परिवार के बेटे थे। उनके पिता का नाम बलदेव चौधरी और उनकी मां का नाम निर्मला देवी था। एक दिन बलदेव और निर्मला पंडित जी के घर गए तो वहाँ पंडित जी से बलदेव ने अपने बेटे देवांग की कुंडली दिखाई तो पता चला कि देवांग की जीवन आयु बहुत कम है। ये सुनकर बलदेव और निर्मला बहुत घबरा गए, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही बेटा था। उनकी एक बेटी भी थी, पर बेटी तो पराया धन होती है। उसकी शादी उन्होंने कर दी थी, वह अपनी ससुराल में थी। अब बचा उनका इकलौता बेटा और वो दोनों अपने इकलौते बेटे से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप इसका कोई हल बताइए, जो चाहिए होगा वो हम आपको देंगे, बस आप हमारे बेटे को किसी भी तरह से बचा लीजिए। पंडित जी, जी हम इसका हल निकालते हैं और कल आपकी हवेली पर आकर आपको बताते हैं। अभी आप लोग जाइए और हाँ, चिंतित मत होइएगा, हम हल जरूर निकाल लेंगे। ये सुनकर बलदेव और निर्मला दोनों की चिंता थोड़ी कम हुई और फिर दोनों अपनी हवेली को लौट गए। अगले दिन सुबह बलदेव और निर्मला दोनों पंडित जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ ही समय बाद पंडित जी हवेली पहुंचे और पंडित जी को देखकर बलदेव और उनकी पत्नी निर्मला खड़े हो गए और पूछने लगे कि कुछ उपाय मिला। पंडित जी, जी हाँ मिल गया। यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है, जहाँ आपके पुश्तों यानी कि आपके घर के बड़ों ने पहले के समय में बहुत लोगों को मारकर उसमें डाल दिया था। इसीलिए उन लोगों को कभी आत्मा को शांति नहीं मिली। इसीलिए देवांग को वहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी और उसके बाद एक ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जिसका भाग्य ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा होगा, जिससे ये होगा कि आपका बेटा उस लड़की के भाग से जीवित रहेगा। निर्मला देवी, लेकिन वो लड़की को पहचानेंगे कैसे? पंडित जी, पूजा के बाद हवेली जाते समय जो लड़की सबसे पहले मिलेगी, समझिएगा कि वही लड़की है जो देवांग चौधरी की जिंदगी बचा सकती है। क्योंकि जिन लोगों को कुएं में डाला गया है, क्योंकि उसी का श्राप चढ़ा है देवांग पे, इसीलिए शांति पूजन के बाद वो माफ कर देंगे और देवांग को उस लड़की से मिलवा देंगे, जिसकी वजह से वो जीवित रह सकती है। तभी बलदेव और निर्मला कहते हैं कि पंडित जी, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए, लेकिन हमारा पुत्र जीवित रहना चाहिए बस। बलदेव, एक काम कीजिए पंडित जी, ये शांति पूजन कल ही करवा दीजिए और चिंता मत कीजिए, पूरी तैयारी हम करवा देंगे, बिना समय गवाए काम पूजा शुरू कीजिए। पंडित जी, क्योंकि ये हमारे इकलौते बेटे देवांग की जिंदगी का सवाल है। पंडित जी, जी बिल्कुल। शाम हो गई थी और देवांग घर आए। तभी उन्होंने माँ की तरफ देखा और उनकी माँ उन्हें बहुत चिंतित दिखाई दी, तो वो अपनी माँ से पूछ बैठे। तभी निर्मला ने देवांग को सारी बातें बताई, लेकिन देवांग एक पढ़े लिखे इंसान थे और एक कम उम्र में बहुत अच्छे वकील थे। वो अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में नाम कमाया और कामयाबी हासिल की थी। वो माँ की बातों को अनसुना कर रहे थे और सब अंधविश्वास कहकर उसको भूल जाने को कह रहे थे। तभी बलदेव चौधरी आए और सारी बातें बताकर कहा कि कल पूजा में बैठ जाइएगा और शांति पूजन कर लीजिएगा। देवांग चुपचाप अपने पिता की बात सुन लिए और पूजा करने के लिए मान गए, क्योंकि वो अपने पिता की बात कभी नहीं टालते थे और अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे। अगले दिन शाम को पंडित जी पूजा की सारी तैयारी करके हवेली आए और सभी को नदी के पास चलने को कहा। बलदेव के 2 भाई और 2 भाभी थी, पर उन सबको बस एक बेटी थी और देवांग घर का इकलौता बेटा था, इसी वजह से वो सबका लाडला था। सब नदी के पास गए, वहाँ पूजा हुई और फिर सब वहाँ से वापसी के लिए निकल गए। तभी रास्ते में आनंदी दौड़ती हुई देवांग और उसके परिवार की गाड़ी के सामने आ गई। तभी देवांग ने गाड़ी रोकी और निर्मला गाड़ी से उतरकर आनंदी को उठाया और पूछा, लगा तो नहीं? आनंदी, नहीं मालकिन, नहीं लगा, क्षमा कर दीजिएगा हमें, हम आपकी गाड़ी के सामने आ गए। नहीं नहीं, जाइए आप घर अच्छे से। फिर आनंदी चली गई और निर्मला भी गाड़ी में आकर वापस बैठ गई। फिर देवांग और अपने
पर पूरे परिवार के साथ घर आ गए। निर्मला, सुनिए जी, आपने उस लड़की को जाने कैसे दिया? वो वही लड़की थी, आपने सुना नहीं था पंडित जी की बात? बलदेव चौधरी, पागल है क्या आप? उस लड़की से हम अपने राजकुमार जैसे बेटे का विवाह करेंगे? बिल्कुल भी नहीं निर्मला जी। तभी निर्मला बलदेव की ये बातें सुनकर नाराज और चिंतित हो जाती है और जाकर सबको बताती है कि पंडित जी ने शादी करने के लिए बोला था, वो भी उसी लड़की से जो वापसी में सबसे पहले मिले। निर्मला की ये बात सुनकर पूरे घर वाले चिंतित हो जाते हैं और बलदेव के दोनों भाई बलदेव चौधरी से कहते हैं कि जाओ और उस लड़की को लेकर आओ और हमारे बेटे से उसकी शादी कराओ। बलदेव चौधरी, लेकिन भाई साहब। दोनों भाई, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो पंडित जी ने कहा है वो कीजिए, जाइए जल्दी से। तभी सबके इतने बोलने पर बलदेव मान जाती है और लड़की का पता लगाने को कहती है। और फिर बलदेव लड़की के पूरे परिवार से मिलते हैं और देखते हैं कि वो लोग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और ये लोग बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। लेकिन पंडित जी की बात को देखते हुए वो उनके परिवार के पास जाती है। बलदेव चौधरी को देखकर आनंदी के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बलदेव चौधरी आप यहाँ? बलदेव चौधरी, हाँ, वो तुम लोग से हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी, जो बड़ी बेटी से हम अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं, तो एक काम करो, तुम लोग अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दो और किसी को भी कभी मत बताना कि तुम मेरी बहू के माता पिता हो। आनंदी की माँ, लेकिन चौधरी साहब। बलदेव चौधरी, लेकिन क्या? बदले में हम तुम्हें 1 लाख रुपए भी दे देंगे। वैसे भी हमें लगता है तुम्हें पैसों की जरूरत भी है। बलदेव चौधरी की ये बात सुनकर आनंदी के माता पिता के मन में लालच आ जाती है और वो मान जाते हैं। आनंदी की माँ, लेकिन आनंदी के बापू। अरे आनंदी की माँ, एक तो हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी माँ, और दूसरा कि हमें पैसे भी मिल जाएंगे, उससे हम कुछ काम की शुरुआत करेंगे और हमारी हालत भी अच्छी हो जाएगी। ये सुनकर आनंदी की माँ चुप हो जाती है और अपनी बेटी को बलदेव चौधरी के साथ भेज देती है। हवेली पहुंचते ही आनंदी देखती है कि बहुत बड़ी हवेली है और वहाँ पे देवांग की 2 बड़ी बहनें खड़ी थी। दोनों का नाम अलका और सपना, जिसमें से सपना बहुत शाही तरीके से रहना पसंद करती थी और अलका बहुत सादे तरीके से रहती थी और अलका का स्वभाव भी बहुत नरम था। सपना बहुत प्यारी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन कम उम्र में और रहन सहन अलग होने की वजह से वो सबको अच्छी नहीं लगी। लेकिन अलका फिर भी बहुत प्रेम और स्नेह के साथ उसको अंदर लेकर आई और अपने कमरे में ले गई और कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। शाम को देवांग घर आते हैं और बलदेव चौधरी और पूरा परिवार शादी के बारे में देवांग को बताती है। देवांग शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन सारे परिवार के कहने पर उन्हें मानना पड़ता है। उसके अगले दिन ही बलदेव चौधरी और निर्मला देवी पंडित जी को बुलाकर शादी करवाने को कहते हैं। शाम को ही पंडित जी मंदिर में सारी तैयारी कर देते हैं और पूरे परिवार के साथ बलदेव चौधरी को वहां बुलाते हैं। फिर बलदेव चौधरी भी अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। आज आनंदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि आनंदी को आज अलका ने शाही कपड़े पहनाने को दिए थे। आनंदी को देखकर निर्मला देवी उसको देखते ही रह गई और साथ में पूरा परिवार आनंदी की खूबसूरती की तारीफ भी किए। लेकिन देवांग एक बार भी आनंदी का चेहरा नहीं देखा। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन आनंदी शादी के बाद भी अलका के साथ उसके कमरे में रहती थी। अलका और आनंदी की उम्र एक ही थी, दोनों अच्छी सहेलियां बन गई थी। आनंदी को देवांग अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किए और पूरा परिवार भी आनंदी के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं। बस निर्मला और अलका आनंदी को प्रेम दिया करती थी। निर्मला तो आनंदी को अपनी बेटी भी कहा करती थी। आनंदी हवेली में नौकरानी की तरह काम करती थी, लेकिन निर्मला उसे मना भी करती थी। निर्मला देवी, बेटा, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहू है हमारी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बहुत से नौकर और नौकरानियाँ हैं। आनंदी जी, माँ जी, वो हमें कुछ बुरा नहीं लगता है इसमें, हम पहले भी सारे काम किया करते थे।
निर्मला फिर आनंदी के सर पर हाथ रखती है और वहां से चली जाती है। तभी सामने से देवांग आती है और देवांग, रामू पानी लाइएगा हमारे लिए। लेकिन रामू वहां नहीं था, इसी वजह से आनंदी पानी देती है। आनंदी, जी पानी। आवाज सुनकर देवांग समझ जाती है कि वो आनंदी है। रामू कहाँ गया? वो जी जी। देवांग फिर वहां से उसकी बातें सुने बिना ही वहां से चले जाती है और आनंदी का चेहरा नहीं देखते हैं। एक दिन पंडित जी आनंदी और देवांग को मंदिर में बुलवाती है। तभी आनंदी और देवांग मंदिर जाती है। आनंदी को पता चलता है कि क्यों देवांग से उसकी शादी हुई और देवांग के साथ आनंदी का रहना कितना जरूरी था। मंदिर से आते वक्त देवांग, आनंदी आनंदी घबराहट भरी आवाज में, जी हम पहले पढ़ने बाहर गए थे, तभी से हम एक लड़की से प्रेम करते हैं और हम उनसे शादी भी करना चाहते थे। वो लड़की है इस शहर के जमींदार घराने से ही है। उनका नाम मानसी सिंह है और आपसे शादी हमारे घर वालों ने अंधविश्वास में आकर करवा दिया है। जी, हम उनसे शादी तो नहीं कर सकते, पर उन्हें धोखा देकर आपसे प्रेम भी हम कभी नहीं कर पाएंगे। जी, आप उनसे शादी कर लीजिए, लेकिन हम भी यहीं रहेंगे क्योंकि हम भी वापस नहीं जा सकते। और यकीन मानिए, हमें आपकी शादी से कोई आपत्ति नहीं होगी और हमारी वजह से आपको और आपकी पत्नी को कोई कष्ट भी नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल बेफिक्र होकर शादी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी तरफ से। देवांग चौधरी, आपको बदले में क्या चाहिए? आनंदी, कुछ नहीं, बस हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है क्योंकि हमने बस छठी कक्षा तक पढ़ाई की है। वो भी जबरदस्ती चले जाते थे सरकारी विद्यालय। लेकिन पिछले 1 साल से हम काम क्या करते थे? अपने पिता की मदद करने के लिए। देवांग, ठीक है। देवांग घर जाकर मानसी के बारे में पूरे परिवार को बताती है। ये सुनकर निर्मला देवी नाराज हो जाती है, लेकिन पूरा परिवार देवांग की ये बात सुनकर खुश हो जाता है। निर्मला देवी, लेकिन आनंदी का क्या? देवांग, वैसे तो आप लोग ने उनके साथ गलत किया है, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं है हमारी और मानसी की शादी से। उन्हें उसके बदले में भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि सपना और अलका के साथ आनंदी भी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी। फिर निर्मला देवी आनंदी के पास जाती है और कहती है कि बेटा, ये क्या किया आपने? आपने इजाजत दे दी देवांग को दूसरी शादी करने की, लेकिन इसमें भी आपकी गलती नहीं है। आपकी उम्र ही बहुत छोटी है, इसीलिए आप अपनी खुशी किसी और के हाथ दे दी आपने, वो भी इतनी आसानी से। ये कहकर निर्मला देवी वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद ही देवांग और मानसी की शादी हो जाती है। मानसी आती है और आनंदी से मिलती है। आनंदी की खूबसूरती देखकर मानसी को अच्छा नहीं लगता है। मानसी भी एक जमींदार परिवार की लड़की थी, इसीलिए सारे घर वाले मानसी को बहुत प्रेम देते थे। लेकिन निर्मला देवी को आनंदी ही पसंद थी, क्योंकि आनंदी बहुत साफ दिल की साधारण सी लड़की थी। मानसी सारा वक्त देवांग के पास ही दिखाई देती थी। मानसी और कुछ नहीं करती थी, क्योंकि मानसी को कुछ काम करना आता ही नहीं था और आनंदी सारा काम किया करती थी और अब तो साथ में पढ़ाई भी किया करती थी। और मानसी से आनंदी उम्र में भी बहुत छोटी थी, इसीलिए आनंदी को बहुत तारीफ मिलती थी। मानसी को ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। देवांग और आनंदी और मानसी की शादी को कई साल बीत गए थे। अब आनंदी 18 वर्ष की हो गई थी और पहले से ज्यादा खूबसूरत भी हो गई थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में मशहूर हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि आनंदी के माता पिता कौन है और कहाँ है। और अब आनंदी 10वीं कक्षा की परीक्षा देकर पहले स्थान से पास हुई थी। निर्मला देवी और अलका बहुत खुश थी। अलका तो वैसे भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसी कारण उसके नंबर आनंदी से भी अधिक थे। लेकिन सपना के अंक अच्छे नहीं आए थे। वो अलका से तो नहीं, लेकिन आनंदी से बहुत जलन करती थी और आनंदी से बातें भी नहीं करती थी। यही सब देखकर एक दिन मानसी, देवांग सुनिए, क्यों ना हम आनंदी को शहर भेज दे। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आपने तो देखा ही है कि उनके अंक कितने अच्छे आए हैं। लेकिन वो अकेली कैसे रहेगी? हम सारा इंतजाम करवा देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अलका भी साथ में पढ़ना चाहती है तो हम उन्हें भी भेज देंगे।
ठीक है, लेकिन हमें पूरे परिवार से बात करनी होगी। फिर देवांग पूरी बात परिवार के सामने मानसी की कही हुई बात रखते हैं और अलका और आनंदी की पढ़ाई के लिए बोलते हैं। पूरा परिवार देवांग की बात से सहमत होते हैं। निर्मला देवी भी आनंदी की पढ़ाई का सोचकर हाँ कहती है। अलका बहुत खुश थी क्योंकि वो यही चाहती थी, लेकिन आनंदी बहुत दुखी थी। उन्हें ये सुनकर बहुत अच्छा नहीं लगा और वो सोचने लगी कि उन्हें ये बातों से खुशी क्यों नहीं मिल रही है, जबकि वो खुद आगे बढ़ना चाहती है। फिर आनंदी को समझ आया कि वो देवांग को पसंद करने लगी है, क्योंकि देवांग का सारा काम पिछले 3 साल से आनंदी ही क्या करती थी। आनंदी देवांग को पसंद करने लगी है, ये सोचकर आनंदी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर अचानक से उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि फिर आनंदी के दिमाग में ये आता है कि देवांग ने आज तक आनंदी का चेहरा भी नहीं देखा है, तो वो आनंदी से प्यार भी करेंगे। ये सोचना आनंदी के लिए बेवकूफ़ी है और वो तो मानसी से प्रेम करती है। ये सब सोचकर वो ये फैसला लेती है कि वो शहर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी। 2 दिन बाद सुबह सुबह अलका और आनंदी शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सबसे अलविदा लेकर दोनों बाहर आती है, जहां देवांग खड़े होते हैं और दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाने वाले होते हैं। अलका गाड़ी में बैठ जाती है और आनंदी बैठने लगती है। तभी आनंदी का पैर फिसल जाता है और आनंदी गिरने लगती है, लेकिन आनंदी को गिरने से देवांग बचा लेती है। उसी बीच देवांग पहली बार आनंदी का चेहरा देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखते देखते एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर पीछे से मानसी आती है और ये देखकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन विनम्र आवाज में कहती है, देवांग जाइए, वरना दोनों को देर हो जाएगी। फिर दोनों का ध्यान टूटता है और दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। उसके बाद फिर आनंदी और देवांग भी गाड़ी में बैठ जाती है और स्टेशन की ओर निकल जाती है। और स्टेशन पहुंचने के बाद देवांग ट्रेन तक सारा सामान पहुंचा देता है और दोनों को ट्रेन में बिठाकर दोनों से अलविदा लेकर वहां से चले आते हैं। वापस आते वक्त देवांग सिर्फ और सिर्फ आनंदी की खूबसूरती के बारे में ही सोच रहे थे। वो आज तक इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की को नहीं देखे थे, लेकिन आनंदी अब उनसे बहुत दूर जा रही थी। आनंदी का कॉलेज लखनऊ में था, मतलब कि देवांग से तो बहुत दूर। हवेली आकर देवांग चौधरी, आनंदी पानी लाइए। रामू, भाई जी पानी। भाई जी भूल गए। आनंदी तो देवांग, हाँ हाँ ठीक है। हर वक्त देवांग को आनंदी की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि आनंदी देवांग को कहने का भी मौका नहीं देती थी और उसकी जरूरत का सामान पहले से लेकर हाजिर रहती थी। लेकिन मानसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था और वो खुद में ही बहुत व्यस्त रहती थी। खुद को हर समय आईने के सामने निहारती रहती थी, खुद के कपड़े और खुद की खूबसूरती में ही व्यस्त रहती थी। उसको देवांग की पसंद और नापसंद भी नहीं मालूम थी और ना ही मालूम रखने में वो कोई दिलचस्पी रखती थी। और मानसी को पूरे परिवार से भी ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। एक दिन मानसी, ये हमारा नया लाया हुआ ड्रेस किसने पहनकर खराब कर दिया? ये ड्रेस सपना से खराब हो गई थी, इसीलिए सपना चुप थी। तभी मानसी उनके पास जाती है और कहती है, आपने ही हमारा ड्रेस खराब किया है ना? उस समय वहाँ पूरे परिवार के साथ साथ हवेली के सारे नौकर भी मौजूद थे। ऐसे मानसी का चिल्लाना, वो भी पूरे परिवार और सारे नौकरों के सामने, सपना को अच्छा नहीं लगा और वो बहुत नाराज हो गई। और बाद में जब देवांग घर आई तो उसने उनको सारी बातें बताई। देवांग अपनी बहनों से बहुत स्नेह और प्रेम करते थे। उन्होंने देखा कि सारी बातें बताते वक्त उसके आंख नम हो गई हैं। देवांग अपनी बहन की बातें सुनकर मानसी से बात करने गए, लेकिन उल्टा मानसी ही रोने लगी और उल्टा सपना की ही शिकायत करने लगी। कमरे के बाहर खड़ी सपना ने देखा कि देवांग मानसी से कुछ नहीं बोल पाए। ये देखकर सपना उदास हो गई और फिर
सपना अपने कमरे में चली गई। सपना भी आनंदी को बुरा भला बोला करती थी, लेकिन फिर भी आनंदी उनकी चिंता ही क्या करती थी, ये सोचकर सपना बहुत उदास रहने लगी थी। लखनऊ शहर। वहाँ लखनऊ पहुंचकर आनंदी और अलका अपने हॉस्टल पहुंचती है। वहाँ अलका और आनंदी को एक कमरा दिया गया और वो दोनों शिफ्ट हो गई। दोनों का हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल था, लेकिन कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते थे। जब पहला दिन आनंदी और अलका कॉलेज गई तो सब आनंदी को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, लेकिन आनंदी और अलका की ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई, क्योंकि वहाँ सब वेस्टर्न कल्चर में जीने वाली लड़कियां बहुत थी। लेकिन कुछ कुछ लोगों से दोनों की दोस्ती हुई, जैसे कि नताशा और पूजा। वहाँ एक लड़का था जो आनंदी से सीनियर था और उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल थी, और उसका नाम अंशुमन था। एक दिन कॉलेज के अंदर आते वक्त अंशुमन और आनंदी टकरा गई, क्योंकि आनंदी बहुत जल्दी में थी और लेट हो चुकी थी, इसीलिए बिना कुछ बोले ही वहाँ से वो चली गई और एक बार भी उसने अंशुमन की तरफ ध्यान नहीं दिया। अंशुमन भी आनंदी का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन आनंदी का यूं वहाँ से चले जाना अंशुमन को अच्छा नहीं लगा और उसे ये बेइज्जती सी लगी। वो सुना नहीं ये कौन था जिसने मुड़ कर भी नहीं देखा। हाँ, तो बिल्कुल वैसी ही बेइज्जती उसे महसूस हुई। उसे लगा कि ये कौन सी लड़की थी जिसको मेरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि अंशुमन के लिए तो लड़कियां अपना क्लास क्या सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती हैं। इतने में वहाँ अंशुमन का दोस्त वैभव आता है और अंशुमन से बोला, क्या हुआ भाई, कहाँ खोया है तू? अंशुमन अभी भी गुस्से में आनंदी की कक्षा की तरफ ही देख रहा था और फिर गुस्से में वो आनंदी की कक्षा की ओर गया और उसने पूरे कक्षा में नजर घुमाकर देखा तो उसे एक लड़की दिखी जो नीले रंग के सलवार और कमीज के साथ सुनहरे रंग की चुन्नी पहनकर बैठी थी। उसके कपड़ों के रंग से अंशुमन पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया था। उसका चेहरा जैसे दिन का सुबह, उसकी आंखें जैसे सागर, उसके होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ी, बला की खूबसूरत। उसको देखते के साथ अंशुमन बस उसको देखता ही रह गया। आनंदी से अंशुमन की नजर ही नहीं हट रही थी। तभी कक्षा में अध्यापक आ जाते हैं और अंशुमन का मित्र वैभव उसे वहां से ले जाता है। वहीं कॉलेज के बाहर एक बेंच बना हुआ था, वहां पे अंशुमन और वैभव जाकर बैठते हैं। उसके बाद वैभव, भाई चल क्लास में, सर वैसे ही हमें पसंद नहीं करते, ऊपर से तेरी वजह से मुझसे भी वो नाराज रहते हैं, तेरा दोस्त होना भी गुनाह हो गया है। लेकिन अंशुमन कहीं और ही खोया था। उसे तो अभी भी नीले रंग के कपड़ों में दिखी लड़की का ही ख्याल था, यानी कि आनंदी का। कॉलेज के प्रिंसिपल अंशुमन के पापा के दोस्त थे और वैभव भी उन्हीं की बात कर रहा था, क्योंकि अंशुमन और उसके पापा के, जिनका नाम प्रताप शेखावत है, दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। प्रताप को अंशुमन का यूं मस्ती करना और लाइफ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना पसंद नहीं था। प्रताप को अंशुमन का कोई दोस्त भी पसंद नहीं था। अंशुमन वहीं बैठा था, तभी आनंदी और अलका अपनी क्लास खत्म करके बाहर निकली। अलका ने देखा कि अंशुमन वहां से आनंदी को एक नज़र से देख रहा है। अलका, आनंदी देखिए, वो कब से आपको ही देखे जा रही है, आखिर क्यों? ये सुनकर आनंदी की नज़र अंशुमन पे गई। उसने देखा कि वो वही लड़का है जिससे वो सुबह आते वक्त टकरा गई थी। फिर आनंदी, अलका, ये तो वही है जिनसे हम सुबह टकरा गए थे, बहुत जल्दी में थे तो हम माफ़ी भी नहीं मांग पाए, शायद इसीलिए वो हमें ऐसे देखे जा रहे हैं। अलका, अच्छा हो सकता है, हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं जाकर, आप यहाँ रुकिए। नहीं, हम भी साथ चलते हैं। आनंदी, ठीक है। फिर आनंदी और अलका दोनों अंशुमन जहाँ बैठा था वहाँ जाती है। अंशुमन आनंदी और अलका को अपनी ओर आता देख घबरा गया और अपनी नज़र इधर उधर करके देखने लगा। तभी आनंदी और अलका वहाँ पहुँच जाती है और आनंदी, सुनिए। अंशुमन चौंकी हुई आवाज़ में, कौन, मैं? क्या आप मुझे बुला रही हो? जी। अंशुमन, हाँ 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 बोलो।
हम सुबह के लिए क्षमा मांगने आए थे, वो हम बहुत जल्दी में थे और आपसे माफ़ी भी नहीं मांग पाए। सॉरी फॉर वोट, वो हम आपसे सुबह टकरा गए और माफ़ी भी नहीं मांग पाए। अंशुमन, अरे कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी, मैं भी ठीक से देखकर नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं। ये सुनकर वैभव अंशुमन को देखता रह गया और साथ में खड़े अंशुमन के दूसरे मित्र भी चौंक गए, क्योंकि अंशुमन की गलती होने के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानता था। लेकिन आज उसकी गलती नहीं होने के बाद भी वो माफ़ी पे माफ़ी मांगे जा रहा था। माफ़ी मांगने के बाद फिर आनंदी वहाँ से जाने लगती है। तभी, आपका नाम क्या है? जी आनंदी। और फिर वो जाने लगती है। तभी, और मेरा नाम अंशुमन है और मैं आपका सीनियर हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझसे बोलना। ये सुनकर आनंदी और अलका पीछे मुड़कर देखती है और मुस्कुराकर कहती है कि जी धन्यवाद, लेकिन हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। तभी वैभव बोला अंशुमन से, वैभव क्या भाई, हो क्या गया है तुझे? तू ही था ना वो? हाँ। अंशुमन मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पीछे खड़ी होकर सुन रही उसकी दोस्त, जिसका नाम तारा था, वो पीछे से बोली, हाँ बिल्कुल खुश हो लो तुम दोनों, लेकिन उसकी मांग में सजे सिंदूर नहीं देखे हो शायद। अंशुमन ये सुनकर पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, देख तारा, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ यार, तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तेरा अच्छा ही चाहूँगी। तू इतना खो गया था उसकी खूबसूरती में कि उसके सिंदूर की तरफ तेरा ध्यान ही नहीं गया। हाँ भाई, तारा सही बोल रही है। दोनों की ये बातें सुनकर अंशुमन दौड़ता हुआ कॉलेज कैंटीन में जाता है और वहाँ बैठी अलका और आनंदी के सामने जाकर देखता है और वो देखता है कि सच में आनंदी की मांग में सिंदूर है, जिसपे अभी तक अंशुमन की नज़र ही नहीं गई थी। अंशुमन को वहाँ देखकर आनंदी और अलका खड़ी हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ, लेकिन अंशुमन बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया और बाहर जाकर बैठ गया और वो बहुत दुखी भी लग रहा था। अंशुमन को अकेला और दुखी देखकर तारा और वैभव उसके पास जाती हैं और उसे थोड़ा अलग मूड में ले जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंशुमन तारा और वैभव की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। जब अंशुमन वैभव और तारा को कोई जवाब नहीं दिया तो वो दोनों भी थक कर बैठ गए। कुछ समय बाद अंशुमन खड़ा हो गया और वैभव को बोला, जा गाड़ी निकाल कर जाना है, और तारा, चल तुझे भी घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर वैभव दौड़कर गाड़ी निकालने चला जाता है और अंशुमन तारा के साथ घर के लिए कॉलेज से निकलता है। अगले दिन सुबह अंशुमन और वैभव कॉलेज के ग्राउंड में बैठे थे। तभी उन्हें कुछ लड़कों को हंसने की आवाज़ आई। तभी अंशुमन, वैभव ये आवाज़ कौन कर रहा है यार, जाकर देख, मेरा सर दर्द हो रहा है। ऐसे नहीं। हाँ भाई रुक। फिर वैभव देखने जाता है और फिर अंशुमन के पास दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, यार वो। ये सुनकर अंशुमन थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है, क्या हुआ? वैभव, वो विक्की और अजय दोनों अलका और आनंदी को परेशान कर रही है, साथ में और भी लड़कियां हैं भाई। ये सुनकर अंशुमन आराम से बैठा रहता है और कुछ नहीं बोलता। तभी, भाई ये गलत है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अंशुमन ये सुनकर वहाँ से खड़ा हो जाता है और वैभव से कहता है, चल। वैभव और अंशुमन जब गेट के पास जाती है तो देखते हैं कि वहाँ शांति है। फिर अंशुमन वैभव की तरफ देखता है और पूछता है, कहाँ है भाई आनंदी और अलका? तभी अंशुमन की नज़र तारा पे जाती है, जो वहाँ खड़ी थी और अपनी एक दोस्त से बातें कर रही थी। अंशुमन, तारा, तूने यहाँ अजय और विक्की को देखा? हाँ, अभी वो उन दोनों लड़कियों को परेशान कर रहा था। अंशुमन, तो अब किधर है वे लोग? तारा, प्रिंसिपल ऑफिस में अंकुर आया था और उसने उन दोनों को बचा लिया और दोनों बदमाशों को प्रिंसिपल के पास ले गया। ये कहकर तारा अपनी क्लास में चली गई। उसके बाद अंशुमन और वैभव भी क्लास में चले गए। अंकुर अंशुमन के क्लास में ही था और वो भी बहुत स्मार्ट था और साथ में अंशुमन के पापा के दोस्त का सबसे पसंदीदा छात्र था। क्लास खत्म होने के बाद अंशुमन और उसके दोस्त बाहर आए और कैंटीन की तरफ गए और वहाँ बैठकर कॉफ़ी ली सबने। तभी अंशुमन की नज़र अंकुर पे गई, जो आनंदी और अलका के साथ बैठा था और तीनों बहुत ही हंसी मजाक कर रहे थे।
ये देखकर अंशुमन को गुस्सा हो गया और वहाँ से उठ खड़ा हुआ और गुस्से में वहाँ से निकल गया। उसके अगले दिन से अंशुमन रोज सुबह वहाँ कॉलेज के बाहर बैठकर आनंदी को आते हुए देखता था। कुछ दिन बीत गए। आनंदी रोज अंशुमन को वहाँ बैठा देखती थी और वो देखती थी कि अंशुमन उसको ही देखते रहता है। उसको ये ठीक नहीं लगता और एक दिन वो अलका और अंकुर से ये बात बताई। ये सुनकर अंकुर बोला, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? सारी कॉलेज की लड़कियां तो उसकी फैन है। अलका, हाँ आनंदी सही कह रही है, हमने भी उन्हें आनंदी को घूरते हुए देखा है। अंकुर, मैं पूछूं? आनंदी, नहीं, हम पूछकर देखते हैं। अलका, हम भी चलेंगे आपके साथ, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए। दोनों धीमी धीमी अंशुमन के पास जाती है। अंशुमन बिल्कुल अकेला था कैंटीन में। आनंदी, जी सुनिए। ये सुनकर अंशुमन पीछे मुड़कर देखा और आनंदी को सामने देखकर खुश हो गया और बोला, हाँ बोलिए ना। आनंदी, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आप हमें देखते रहते हैं, हमने कुछ बिगाड़ा है क्या आपका? अंशुमन, नहीं, बस पहली नज़र में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। और ये कहते कहते अंशुमन आनंदी के दोनों हाथ पकड़ लेता है। ये सुनकर आनंदी अलका की तरफ देखती है और अंशुमन से अपना हाथ छुड़ाकर अलका का हाथ पकड़कर दोनों वहां से भाग जाती है और कॉलेज के ग्राउंड में पहुंच जाती है और वहां लगे बेंच पे बैठ जाती है। आनंदी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? और सब बुरी चीजें हमारे साथ ही क्यों होती है? अलका, प्लीज आनंदी चुप हो जाइए, कुछ भी मत बोलिए, अब सब सही हो रहा है। हम अचानक से अंशुमन की बात सुनकर डर गए, लेकिन अंशुमन की ये बात हमें सही लगी। आखिरकार आपको भी जिंदगी जीने का हक है। भाई ने तो आपको एक बार भी नहीं देखा है, वो आपसे प्रेम भी नहीं करते और अंशुमन आपसे प्रेम करते हैं। हम तो कहेंगे कि आप एक बार अपने बारे में भी सोचिएगा। दोनों बात ही करती रहती है कि एक लड़का आता है और बोलता है कि अलका, आनंदी, अंकुर और अंशुमन की लड़ाई हो रही है। ये सुनकर दोनों वहां भाग कर जाती है और देखती है कि दोनों भयानक तरीके से लड़ाई किए हुए हैं। आनंदी और अलका जाकर दोनों की लड़ाई छुड़वाती है। अलका, अंकुर, ये सब क्या है? अंकुर, वो मैंने इससे पूछा कि आनंदी को क्यों देखता है तो ये लड़ाई करने लगा और बोल रहा था कि तू आनंदी को मेरे से दूर ले जाएगा। मुझे तो पागल लगता है लड़का। अलका, हाँ पागल ही है ये, और वो भी आनंदी के प्यार में। क्या? जी। फिर भाई तू मुझे क्यों मार रहा है? उसके पति को मारना। अंशुमन, तुम आनंदी के आजू बाजू घूमते रहते हो तो तुम्हें ही मार पड़ेगी ना। अंकुर, हाँ, क्योंकि मैं अलका से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं आनंदी के साथ नहीं अलका के साथ रहता हूँ। ये सुनकर अंशुमन अपना सर नीचे करके अंकुर से कहता है, सॉरी भाई। अंकुर फिर मुस्कुराकर कोई बात नहीं और फिर धीमी आवाज में कहता है कि आनंदी अच्छी लड़की है और इसका पति जो है उसने दूसरी शादी कर ली है, तो तुम इससे शादी कर सकते हो। अंकुर की सारी बातें सुनकर अंशुमन खुश हो जाता है और आनंदी के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें अगर सोचने का वक्त चाहिए तो ले लो, मैं इंतजार करूंगा। अलका और सपना छोटी थी, इसीलिए उन्हें आनंदी और देवांग की शादी के श्राप की वजह से हुई है ये नहीं बताया गया था और ना ही आनंदी को ये पता था। उसे भी ये लगता था कि देवांग किसी और से प्रेम करते हैं, इसीलिए उसे नहीं अपना पाए और सिर्फ परिवार वाले के दबाव के कारण आनंदी से शादी किए थे। अंशुमन हमेशा आनंदी के आसपास ही दिखाई देने लगा। वो अब अपने दोस्तों के साथ भी बैठना कम कर दिया था। आनंदी को अंशुमन का यूं साथ रहना अच्छा लगने लगा था। अंशुमन आनंदी का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन रात को अंशुमन हॉस्टल के नीचे खड़े होकर आनंदी को बाहर आने को कह रहा था। अलका कैसे भी करके आनंदी को बाहर भेजी। बाहर आकर आनंदी और अंशुमन से पूछती है, क्या हुआ इतनी रात को आप यहाँ? फिर अंशुमन आनंदी की आंखों में देखकर बोलता है कि तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था, इसीलिए आ गया। आनंदी को उसकी ये सारी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों काफी वक्त साथ में गुजारे। उसके बाद आनंदी हॉस्टल जाने लगती है। तभी आर्यन, अच्छा सुनो, आई लव यू। आनंदी, बाय। अंशुमन, अरे मैडम जवाब तो दो, कल देंगे, अभी बाय। अंशुमन फिर वहां से चला जाता है।
अगले दिन अंशुमन कॉलेज में आनंदी का इंतजार कर रहा था, लेकिन आनंदी क्लास के समय तक भी कॉलेज नहीं आई। कुछ समय बाद अंशुमन को अलका का फोन आया। अंशुमन, हेलो अलका, आनंदी हॉस्टल वापस नहीं आई, कहाँ है वो? अंशुमन डर जाता है और बोलता है, क्या? अंशुमन, लेकिन कल तो रात को कुछ 12 बजे ही आनंदी वापस चली गई थी। लेकिन वो हॉस्टल नहीं गई तो कहाँ गई? अलका, पता नहीं, क्या करे? अंशुमन, मैं आता हूँ, तुम मुझे हॉस्टल के पास वाले रेस्टोरेंट में मिलो और अंकुर को भी बुला लेना, मैं वैभव के साथ आता हूँ। सब एक साथ रेस्टोरेंट पहुँच गए। अंशुमन बहुत परेशान लग रहा था। वैभव उसे बार बार शांत रहने को बोल रहा था। जब अलका और अंकुर वहाँ पहुँचे तो अंशुमन अलका से पूछने लगा, कब से गायब है आनंदी? अलका वापस बात को दोहराते हुए बोली, जब से वो तुमसे मिलने गई थी तब से वो वापस ही नहीं आई है। अंशुमन, हम सबको जल्द ही आनंदी को ढूंढना पड़ेगा। अलका, हाँ, लेकिन कैसे, क्या करें? अंशुमन, एक काम करते हैं, सबसे पहले हॉस्टल के गेट के पास वाली लगी सीसीटीवी का फुटेज देखना होगा। उसके लिए हमें हॉस्टल की कुछ लड़कियों की मदद चाहिए। ठीक है, हमारी दोस्त है नताशा और पूजा। उसके बाद कल होते ही अंशुमन अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल गया। मालका और उसके फ्रेंड्स वहाँ के वॉचमैन को अपनी बातों से उलझा कर रखी थी। उसे बीच अंशुमन लड़की के कपड़े पहनकर हॉस्टल के अंदर चला गया और मेन रूम में जाकर सीसीटीवी की फुटेज देखने लगा। और फुटेज देखकर वो अचंभित हो गया। उसने देखा कि हॉस्टल के बाहर आनंदी उतनी रात को एक लड़की से बात कर रही है और वो लड़की बात करते करते आनंदी के सर पे मार देती है और आनंदी को बेहोश करके अपने साथ स्कूटी पर ले गई। लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन स्कूटी का नंबर दिख गया था। फिर अंशुमन हॉस्टल के बाहर आया और सोचने लगा कि अब क्या करे, क्योंकि पुलिस से मदद नहीं ले सकते। अगर पुलिस से मदद लेंगे तो बात परिवार तक चली जाएगी। वहाँ से अंशुमन वैभव के साथ घर जाने के लिए निकलता है तो रास्ते में वो नंबर वाली स्कूटी उसे दिखती है और अंशुमन वैभव को उसके पीछे चलने को बोलता है। जब वो स्कूटी रुकी उसके बाद अंशुमन गया और उस पे बैठी लड़की से सवाल करने लगा और मारने की धमकी भी देने लगा। तभी वो लड़की बोली कि ये स्कूटी तो अभी मैंने वापस ली है, क्योंकि ये स्कूटी मेरी फ्रेंड के पास थी। कौन है वो? अंशुमन बोला। स्कूटी वाली लड़की ने जो नाम बताया उसे सुनकर अंशुमन और वैभव एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बहुत शौक हो गए थे, क्योंकि उसने तारा का नाम बताया था। अंशुमन और वैभव जल्दी से तारा के घर पहुंचे तो वो वहाँ नहीं थी। फिर अंशुमन उसको फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाया। अंशुमन, तारा, कैन वी मीट? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ है वो मिलकर बताऊंगा। ठीक है, वैभव भी आएगा क्या? हाँ। तारा, ठीक है, कॉलेज के पास एक पुरानी लाइब्रेरी है, वहाँ पे आ जाओ, मैं वहीं पर हूँ। अंशुमन, ओके। ये कहकर अंशुमन तारा के पास गया और उसने तारा से, तारा, आनंदी कहाँ है? तारा, मुझे क्या पता कि वो कहाँ है, और ये पूछने तुम यहाँ आए हो? वैभव, बस कर ये नाटक और बता, आनंदी कहाँ है? और तू क्या पागल है? क्या कर रही है ये सब? तारा, क्या कर रही हूँ मैं? पिछले बहुत साल से इस अंशुमन का इंतजार किया है मैंने, और ये बचपन का प्यार है मेरा। फिर तारा अंशुमन के पास गई और उससे पूछने लगी कि क्या है उसमें जिसके पीछे तुम पागल हो चुके हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये तुमको दिखाई नहीं देता क्या? वैभव, यार सुन तारा, किसी का प्यार जबरदस्ती तुम नहीं छीन सकती, और अगर आनंदी नहीं होती तो भी क्या गारंटी है कि अंशुमन तुम्हारा हो जाता। तारा, तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा।
अंशुमन, मेरे लिए तू सबसे अच्छी दोस्त है और रहेगी, बस उसे जाने दे। लेकिन तारा पे अंशुमन और वैभव की कोई भी बातों का असर नहीं दिख रहा था। उससे बात करते करते अंशुमन और वैभव दोनों चालाकी से लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि आनंदी बेहोश एक कोने में पड़ी हुई है। जब अंशुमन आनंदी के पास जाने लगता है तो तारा अंदर आ जाती है और वैभव पे चाकू लगाकर कहती है कि उसको मत छूना तुम, नहीं तो मैं वैभव को चाकू मार दूंगी। यह सुनकर अंशुमन रुक जाता है। इतने में वैभव तारा का हाथ पकड़कर हाथ को नीचे पीछे मोड़ देता है और कहता है कि आज 4 साल की दोस्ती भी तू भूल गई। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी तारा मुझ पर चाकू भी लगा सकती है। ये कहते वक्त वैभव की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वैभव अंशुमन को बोलता है कि जा आनंदी को उठा वहां से और चल उसको लेकर। अंशुमन की भी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर अंशुमन आनंदी को उठाने गया, लेकिन आनंदी को अंशुमन की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। अंशुमन ने देखा कि आनंदी के होठों के नीचे खून निकल रहा है, तो उसने वैभव को बोला कि तारा ने आनंदी को भी मारा है। ये सुनकर वैभव बोलता है कि अब हम तारा से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। अलका को मैंने मैसेज कर दिया है, वो पुलिस को लेकर आती ही होगी। ये सुनकर तारा डर जाती है और अंशुमन और वैभव से माफी मांगने लगती है। अंशुमन आनंदी के मुंह पर पानी डालता है उसे होश में लाने के लिए, और अंशुमन के बहुत कोशिश करने पर आनंदी होश में आ जाती है और अंशुमन के गले लग जाती है। आनंदी बहुत डरी हुई दिखाई दे रही होती है, क्योंकि आज तक आनंदी के साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था। अंशुमन और वैभव उसे शांत करवाने में लग जाते हैं। तभी अलका और अंकुर पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस को देखकर तारा रोने लगती है और सबसे माफी मांगने लगती है। उसे देखकर वैभव और अंशुमन को भी रोना आ जाता है, क्योंकि वो तीनों बचपन के दोस्त थे। और अंशुमन आनंदी के सामने अपना सर नीचे करके बैठ जाता है और बोलता है कि जो सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन इसे माफ कर दो। वैभव, ये भी हम दोनों से प्यार करती है, इसीलिए हम दोनों को मिलने वाली सजा भी इसके लिए सजा ही होगी। ये सब देखकर तारा आनंदी के पैरों के सामने बैठकर माफी मांगने लगती है और बोलती है कि नहीं, मैंने गलती की है तो सारी सजा मुझे ही मिलनी चाहिए, इन दोनों को नहीं। ये सब देखकर आनंदी कहती है कि आप तीनों की दोस्ती को सलाम है। एक गलती करता है तो दूसरा गलती का एहसास भी करवाता है और फिर उस गलती को तीनों मिलकर सुधारते भी हैं। मैं तारा को माफ करती हूँ। सॉरी इंस्पेक्टर सर, लेकिन इसे मैं एक मौका देना चाहती हूँ। तारा को बहुत अफसोस होने लगता है और वो आनंदी से बार बार माफी मांगती है और फिर अंशुमन और वैभव को बोलती है कि मैं अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो तुम दोनों। ये सुनकर दोनों उसे गले लगा लेते हैं और माफ कर देते हैं। तभी वैभव कहता है, चल तारा, अब इन दोनों तोता मैना को अकेले छोड़ देते हैं। वैभव की ये बात सुनकर सब लोग वहां से अंशुमन और आनंदी को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। फिर अंशुमन आनंदी के करीब आता है और आनंदी उसे देखकर मुस्कुराते रहती है। तभी अलका वापस आती है और बोलती है कि आनंदी उसकी तरफ देखती है और वो देखती है कि अलका बहुत घबराई हुई है। वो दौड़कर अलका के पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ अलका। अलका फिर बताती है कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है और हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर आनंदी एक बार अंशुमन की तरफ देखती है और फिर उदास मन से अलका को बोलती है, चलो हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा। ये बोलकर आनंदी वहाँ से अलका का हाथ पकड़कर जाने लगती है। तभी पीछे से अंशुमन आनंदी का हाथ पकड़ लेता है और उसने सर को हिलाकर नहीं जाने का इशारा करता है। फिर आनंदी उसे पीछे मुड़कर प्यार से देखती है। फिर बिना कुछ बोले ही आनंदी अपना हाथ अंशुमन के हाथ से छुड़ाकर वहां से चली जाती है। वहां से निकलकर आनंदी निर्मला देवी को फोन करती है और पूछती है, माँ देवांग कैसे है और ये सब कब और कैसे हुआ। निर्मला देवी, बेटा वो देवांग काम से जा रहे थे और उनके साथ ये हादसा हो गया। मानसी भी साथ में थी, उन्हें भी चोट आई है। हमने कहा था देवांग से
आपको दूर ना भेजे, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है, कहीं पंडित जी की बात सच ना हो जाए। निर्मला के मुंह से ये बात सुनकर आनंदी ने पूछा कि माँ, पंडित जी ने क्या कहा था? तब निर्मला देवी ने आनंदी को सारी बात बताई और वहाँ खड़ी अलका भी निर्मला की बातें सुन रही थी। जब निर्मला देवी की बात खत्म हुई तो आनंदी की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने पूछा कि यही कारण है जो हमें बापू सा ने हमें हमारे माता पिता से खरीद कर लाया था। निर्मला देवी, बेटी ये मत बोलिए, मेरे ईश्वर जानते होगे कि मैंने अपनी बेटी से बढ़कर माना है आपको। आनंदी ये सुनकर कहती है कि चलिए, ईश्वर ने एक माँ तो दिए हमें, नहीं तो एक माता पिता ने तो हमें पैसों के लिए छोड़ दिया। ये कहकर आनंदी रोने लगती है और अलका उसे चुप कराती है। निर्मला देवी भी भावुक होकर फोन कट करती है। यहाँ से आनंदी और अलका दोनों हरियाणा पहुंचकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है और अलका देवांग के कमरे में जाती है। वहाँ देवांग और मानसी दोनों बेहोश थे। आनंदी देवांग के पास जाकर बैठती है और उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। तभी वो देखती है कि देवांग का हाथ हिलता है और वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आते हैं और चेक करते हैं, फिर बाहर आकर बताते हैं कि देवांग की तबीयत में सुधार है, लेकिन मानसी अभी भी उसी हालत में है। फिर निर्मला आनंदी के पास आती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि हमें पता है अब देवांग को कुछ नहीं होगा, और फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि चलिए सब घर, 4 दिन में आप लोग आराम नहीं किए हैं, अब चलकर आराम कीजिए, देवांग को कुछ नहीं होगा क्योंकि आनंदी यहाँ पर रहेगी। आनंदी भी कहती है कि आप लोग जाइए, हम हैं यहाँ पर। आनंदी के बार बार बोलने पर सब उसकी बात सुन लेते हैं और घर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में आनंदी और उसके साथ जिद करके अलका रुक जाती है। तभी आनंदी पानी लाने के लिए जा रही होती है तो उसे सामने वाले रूम से कोई जोर से खींचकर अंदर ले लेता है। आनंदी घबरा जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह पे हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। फिर आनंदी देखती है कि वो अंशुमन है। अंशुमन को देखकर वो बिल्कुल शांत हो जाती है। पूछती है कि आप यहाँ? अंशुमन, हाँ, तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन क्यों? मैं एक खिलौना नहीं हूँ जिसको तुम यूं ही छोड़ दोगी। एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। मुझसे तुम्हें जरा सा भी प्यार नहीं हुआ था क्या आनंदी? ये सुनकर आनंदी की आंखों से आंसू गिरने लगे और आनंदी अंशुमन के गले लग गई और बोली कि आप मेरे लिए खिलौने हो ही नहीं सकते। आप क्या है हमारे लिए, बताने बैठे तो समय, जिंदगी और लफ्ज कम पड़ जाएंगे। फिर आनंदी अपने आंसू पोंछती है और अंशुमन से दूर होती है और अंशुमन को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। ये सारी बातें सुनकर अंशुमन, आनंदी, जब तुम मुझे इतना चाहती हो तो चलो ना मेरे साथ, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। आनंदी, और वो भी नहीं जी पाएंगे हमारे बगैर। अंशुमन, वो कौन? आनंदी, देवांग, जो हमें पढ़ा लिखा कर दुनिया में रहने लायक बनाए हैं, हम उन्हें मरने के लिए कैसे छोड़ दें, बताइए आप ही। अंशुमन आनंदी की बातों से दुखी हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी आनंदी उसका हाथ पीछे से पकड़ लेती है। फिर अंशुमन आनंदी की ओर देखता है तो आनंदी रोते हुए उसे सॉरी बोलती है, पर अंशुमन बिना कुछ बोले वहां से चले जाता है। आनंदी वापस आती है और देवांग के पास बैठी अलका को आकर सारी बातें बताती है। अलका भी ये सब सुनकर दुखी हो जाती है और कहती है कि सब हमारी गलती है, हम ही ने कहा था अंशुमन को कि ठीक रहेगा अगर आप आनंदी की जिंदगी में आ गए तो, लेकिन ये श्राप का चक्कर था, ये हमें कहाँ मालूम था। बेचारा अंशुमन तो आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। दोनों मायूस बैठी थी तभी देवांग का हाथ हिला और वो धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। उसके हाथों में आनंदी की नजर गई और वो अलका को बोलकर दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाने गई। डॉक्टर भी उधर से आए और रूम के अंदर आए और देवांग को देखने लगे। उन्होंने बताया कि देवांग ठीक हो रहे हैं, लेकिन मानसी की तरफ देखकर डॉक्टर बोले कि इनका कुछ कह नहीं सकते। ये सुनकर आनंदी और अलका को दुख होता है, लेकिन देवांग ठीक हो रहे हैं ये सुनकर दोनों बहुत खुश थी और देवांग ने भी अपनी आंखें खोल दी थी। अलका खुश होकर अपने पूरे परिवार को फोन करके बताने लगी। उधर आनंदी देवांग के पास बैठी और उन्हें देखकर मुस्कुराई। देवांग उसे वहां देखकर पूछे कि आप यहाँ अपनी पढ़ाई छोड़कर क्यों आई हैं? आनंदी, हमें पता नहीं था कि हमारे जाने से आपके साथ ये सब हो जाएगा, वरना हम कभी नहीं जाते। देवांग उसकी आंखों में देख रहे थे,
लेकिन आनंदी अपनी नज़रें नीची करके बात कर रही थी। देवांग फिर बोले कि आपको आने की जरूरत नहीं थी आनंदी, हम ठीक हो जाते। ये श्राप जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब बस मासा और बाकुसा का अंधविश्वास है। फिर आनंदी नजरें उठाकर देवांग को देखती है और बोलती है कि आपको सब मजाक लगता है, पर हर चीज होती है, और अगर हमारे साथ रहने से आप ठीक रहेंगे तो हम आपके साथ ही रहेंगे, और हमारी वजह से कभी भी मानसी जी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। देवांग को आनंदी की ये सारी बातें अच्छी लग रही थी। वो लगातार आनंदी का चेहरा देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। लेकिन जब आनंदी मानसी का नाम लिया तो देवांग को मानसी का ख्याल आया, जो एक्सीडेंट के वक्त साथ थी। वो घबराकर आनंदी से मानसी के बारे में पूछने लगे। आनंदी ने उन्हें शांत रहने को कहा और बताया कि ये जो आपके पास लगा पर्दा है उसके उधर मानसी जी भी है, और डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बहुत बुरी है। देवांग खड़े होने लगे और मानसी के पास जाने लगे, तो आनंदी ने उन्हें रोका और बोली कि रुकिए, हम पर्दा हटाते हैं, आप लेटे लेटे देख लीजिए। आनंदी ने पर्दा हटा दिया और देवांग मानसी को देखकर बहुत भावुक हो गए और बोलने लगे कि हमारी गलती के कारण ये हुआ। आनंदी ने उन्हें कहा कि इसमें आपकी गलती नहीं है। उतने में सारा परिवार हॉस्पिटल पहुंच गया और देवांग से मिला। तभी उधर से डॉक्टर आए और उनके हाथ में रिपोर्ट दी। वो बोले कि दोनों की रिपोर्ट आ गई है। देवांग को हल्की चोट है, लेकिन मानसी कोमा में चली गई है और उन्हें ठीक होने में 10 दिन, 10 महीने या फिर 10 साल भी लग सकते हैं। ये सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि देवांग 8 दिन बाद घर जा सकते हैं, लेकिन मानसी को हॉस्पिटल में ही रहना होगा जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता। देखते देखते 8 दिन बीत गए। देवांग को लेने बलदेव और निर्मला आए हुए थे, लेकिन देवांग की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। ऐसे में निर्मला की नज़र देवांग पर गई और निर्मला बोली, बेटा किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं माँ, हम तो बस ऐसे ही। निर्मला मुस्कुराने लगी और बोली कि आप आइए, हम गाड़ी के पास आपका इंतजार करते हैं। देवांग मानसी के पास जाते हैं और उसे बहुत समय तक देखते रहते हैं और फिर कुछ समय बाद वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो गाड़ी के पास पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि आनंदी वहाँ खड़ी है और देवांग के आने का इंतजार कर रही है। ये देखकर देवांग खुश हो जाती है और आकर पीछे आनंदी के साथ बैठ जाते हैं और आगे की सीट पर बलदेव चौधरी और निर्मला देवी बैठते हैं। वहाँ से दोनों घर आते हैं। घर पर सब देवांग का बहुत ध्यान रखते हैं और देवांग भी हर दिन एक बार जाकर मानसी से मिलते हैं। देवांग को आनंदी भी बहुत पसंद आने लगी थी। देवांग हमेशा आनंदी को किसी काम के बहाने हमेशा अपने सामने ही रखते थे। एक दिन देवांग को सुबह से आनंदी दिखाई नहीं दी थी। देवांग अलका को बोलते हैं कि अलका जाइए, आनंदी को भेज दीजिए, पानी के साथ हमें प्यास लगी है। अलका, जी भाई। आनंदी पानी लेकर आई और देवांग के हाथों में देकर वो वहां से जा रही थी। तभी देवांग उसे रोकते हुए पूछते हैं कि क्या बात है आनंदी, आप उदास क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? लेकिन आनंदी सिर हिलाकर ना कहती है। फिर वहीं खड़ी अलका कहती है, वो हम दोनों की परीक्षा है अगले हफ्ते, लेकिन क्या करे, आनंदी जाने को तैयार ही नहीं है। आनंदी अपना सिर नीचे करके खड़ी थी और देवांग उसी की ओर बड़े प्यार से देखते हुए पूछते हैं, क्यों क्यों नहीं जाओगे आप? आनंदी, हम गए और ये सब हो गया, अब हम नहीं जाएंगे, फिर अगर आपको कुछ हो गया तो? देवांग मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि चलिए ठीक है, फिर हम भी आपके साथ ही चलते हैं। वैसे भी हमें वहाँ से निमंत्रण आया था कि आकर स्पेशल क्लास लीजिए। लो के विद्यार्थियों को ये सुनकर अलका और आनंदी देवांग को देखने लगती है। अलका अंकुर के बारे में सोचकर डर रही थी और आनंदी को डर था कि देवांग को सामने देख अंशुमन कुछ ना करे। फिर दोनों सोच ही रही थी कि उतने में देवांग बोलते हैं कि जाइए, पैकिंग कीजिए, हम टिकट करवाते हैं। ये कहकर देवांग वहाँ से चले गए। दोनों ने पैकिंग की और 2 दिन बाद ही परिवार से विदा लेकर वो तीनों वहाँ से निकल गए। आते वक्त देवांग ने अपनी माँ निर्मला को मानसी का ख्याल रखने को कहा और बोले कि हमें बताते रहिएगा मानसी के बारे में। निर्मला ने मानसी की सारी जिम्मेदारी ले ली और बोली कि आप लोग जाइए निश्चिंत होकर, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। निर्मला खुश थी कि देवांग और आनंदी की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। लखनऊ,
लखनऊ पहुंचते ही देवांग ने रहने का इंतजाम करवाया। पहले दोनों हॉस्टल में रहती थी, लेकिन अब देवांग के साथ फ्लैट में आ गई थी। अगली सुबह दोनों कॉलेज गई और वहां गेट पर ही अंशुमन, वैभव, तारा, अंकुर सब बैठे थे। अलका को देखकर अंकुर दौड़ता हुआ आया, पर अलका ने उससे कोई बात नहीं की और फोन करने को कहा, लेकिन आनंदी एक बार भी अपनी नजरें उठाकर अंशुमन की तरफ नहीं देखी। कुछ समय बाद सबसे पहला इंस्पिरेशन क्लास देवांग का अंशुमन के क्लास में ही था, यानी कि सबसे पहले देवांग अंशुमन के ही क्लास में क्लास लेने गए। जब देवांग क्लास ले रहे थे तो तब तक अंशुमन को पता नहीं था कि ये आनंदी के पति है। जब क्लास की छुट्टी हुई तब सारे विद्यार्थियों से देवांग मिले और सबको देवांग बहुत पसंद आए। क्लास की कुछ लड़कियां तो देवांग के लुक्स की तारीफ भी कर रही थी, क्योंकि देवांग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम थे। अंशुमन को तो अपनी तारीफ सुनने की आदत थी बस, और सारी लड़कियां उसकी दीवानी थी। लेकिन देवांग के आने के बाद क्लास की सारी लड़कियां देवांग की ही तारीफ कर रही थी, और जहां देखो वहां सिर्फ देवांग की ही बातें हो रही थी। ये सब अंशुमन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब देवांग क्लास खत्म करके क्लास के बाहर आए तो देखा कि आनंदी अपनी क्लास के बाहर खड़ी है, वो भी अकेले। उसे अकेला देख देवांग वहां गए और आनंदी से पूछे कि आनंदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आनंदी, जी वो अलका अपनी दोस्त को बाहर छोड़ने गई है, इसीलिए मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। फिर हम दोनों कैंटीन में जाकर कुछ नाश्ता करेंगे। देवांग, वाह, आपको पता है हमें भी भूख लग रही है, क्या हम भी आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं? आनंदी अपना सिर नीचे करके खड़ी थी और उतने में अलका की आवाज आई, जी भाई बिल्कुल चले। फिर तीनों कैंटीन की तरफ गए, लेकिन वहां तीनों को एक साथ जाते हुए वैभव ने देख लिया। वो जाकर अंशुमन को बताया कि देवांग, आनंदी और अलका साथ जा रहे थे कैंटीन की तरफ। ये सुनकर अंशुमन वैभव को बोलता है कि शांत रहो, याद नहीं है कि अंकुर के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था? वैभव, हाँ भाई, लेकिन अंशुमन, बस बस अब चल, मुझे भी भूख लगी है, कैंटीन चलते हैं। अंशुमन और वैभव कैंटीन गए। अंशुमन ने वैभव से बोल दिया था कि मत सोच उन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन अंशुमन खुद वैभव की कई बातों को भूल भी नहीं पा रहा था, और कैंटीन जाते ही सबसे पहले आनंदी को ढूंढा और उसके सामने वाली टेबल पर बैठ गया। वैभव ऑर्डर करने गया, तब तक अंशुमन की नज़र आनंदी पर ही अटकी थी, लेकिन आनंदी अपना सिर नीचे करके बैठी थी। दूर बैठा अंशुमन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। देवांग नाश्ता करके वहां से निकल गए और अलका और आनंदी भी वहां से जाने लगी। तभी अंशुमन और वैभव भी कैंटीन के से निकलने लगे। रास्ते में वैभव और अलका टकरा गए और दोनों में बहुत ही ज्यादा झगड़ा शुरू हो गया। उस समय भी अंशुमन एक नज़र से आनंदी को देखे जा रहे थे, लेकिन आनंदी अपना सिर नीचे करके रखी थी और अलका को रोक रही थी, फिर वहां से चलने को कह रही थी। तभी वहां देवांग आ जाते हैं और वो अलका और वैभव को शांत रहने को बोलते हैं और दोनों को क्लास में जाने को बोलते हैं। फिर सारे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। तभी अंकुर आता है और क्लास में बैठे अंशुमन को आकर बताता है कि भाई बाहर कोई आनंदी को विक्की और उसका ग्रुप परेशान कर रहा है गेट के पास। ये सुनकर अंशुमन गुस्से में क्लास के बाहर आ जाता है तो देखता है कि देवांग आनंदी का हाथ पकड़ कर रखे हैं, क्योंकि देवांग को भी विक्की के बारे में पता चला था, इसीलिए देवांग आनंदी का हाथ पकड़कर उसे विक्की के पास ले जा रहे थे। लेकिन अंशुमन ये देखकर गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये भी आनंदी को रोज परेशान करता है, पहले इसे ही देख लेता हूँ। अंशुमन देवांग के सामने जाता है और बोलता है, अबे सुन, तू ही है ना जो आनंदी को इतने दिनों से परेशान कर रहा है। देवांग उसे देखने लगते हैं। उतने समय में अंशुमन आकर एक पंच मारता है। तभी देवांग को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे मारने लगते हैं। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी आनंदी बीच में आती है और अंशुमन को अपनी ओर खींचकर एक चाटा मारती है और कहती है कि ये हमें परेशान नहीं कर रहे, ये हमारे पति है और ये हमें विक्की से बचा रहे थे, हमें आपकी जरूरत नहीं है, समझे आप? उस समय आनंदी की आंखें बिल्कुल अंशुमन की आंखों में थी।
ये कहकर आनंदी देवांग का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। वहाँ से जाने के बाद देवांग, आनंदी और अलका कैंटीन में बैठे थे। फिर देवांग ने एक सवाल किया कि वो कौन है और उसने आनंदी के लिए इतनी चिंता क्यों दिखाई। आनंदी कुछ नहीं बोली। फिर अलका ने बताया कि वो हर लड़की को बचाता है भाई, वो प्रिंसिपल सर के दोस्त का बेटा है। देवांग, ओ फिर तो बहुत अच्छा है। नहीं अलका जी। फिर देवांग आनंदी की तरफ देखते हैं पर आनंदी उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखती थी। फिर देवांग बोलते हैं कि हमें प्रिंसिपल सर से मिलना है, हम आते हैं। ये कहकर देवांग वहाँ से चले जाते हैं। फिर अलका आनंदी से बोलती है कि जब आप अंशुमन को थप्पड़ मारी थी तो पूरा कॉलेज वहाँ खड़ा था और उसे तो लगा कि देवांग भाई भी आपको परेशान कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आनंदी कि आपको अंशुमन को थप्पड़ नहीं मारना था? आनंदी, हाँ हमारी ही गलती है कि हमें अंशुमन से प्यार हो गया, जबकि हम जानते थे कि ये गलत है, लेकिन फिर भी गलती किए। लेकिन अब जब हम अंशुमन के साथ नहीं रह सकते तो कुछ ऐसा ही करना होगा कि वो हमसे नफरत करने लगे। अलका, लेकिन ये तो गलत होगा उनके साथ, उन्हें और तकलीफ होगी। आनंदी, हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये कहते वक्त आनंदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उधर से वैभव आता है और आनंदी को बहुत भुला बुरा सुनाता है। आनंदी उसकी तरफ देखती तक नहीं है और चुपचाप वहाँ बैठी रहती है। अलका भी कुछ बोलने लगती है तो अलका उसे बोलने से मना करती है। तभी अंशुमन वहाँ आता है और वैभव को आनंदी पर चिल्लाता हुआ देखता है और वहाँ जाकर वैभव को रोकता है और वहाँ से वैभव को ले जाता है। आनंदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अलका को कहती है कि हम वॉशरूम से आते हैं, और ये कहकर वो वॉशरूम जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है और उसकी रोने की आवाज़ वहाँ खड़ी तारा सुन लेती है। तारा उसके सामने जाती है और पूछती है कि क्या हुआ आनंदी, तुम रो क्यों रही हो? आनंदी उसे देखकर चुप हो जाती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ। तारा, आनंदी मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो बोलते ही रहती है कि आनंदी उसके गले लग जाती है और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। फिर तारा आनंदी को गले लगाकर शांत करवाती है और पूछती है कि क्या हुआ। फिर आनंदी खुद को रोक नहीं पाती और सारी बातें आनंदी तारा को बता देती है और वो भी अंशुमन से प्यार करती है। ये बात अंशुमन को बताने से मना करती है और उससे प्रॉमिस लेती है। वहाँ से तारा आनंदी को बाहर लाती है और देखती है कि वहाँ अलका खड़ी है। अलका फिर आनंदी को वहाँ से घर चलने को कहती है। रास्ते में जाते समय आनंदी अलका को बताती है कि उसने तारा को सब बता दिया। अलका, लेकिन क्यों? वो सारी बातें अंशुमन को बता देगी। हमसे रहा नहीं गया और मैंने उसे सारी बात बता दी, लेकिन उसने प्रॉमिस किया है कि वो अंशुमन को नहीं बताएगी। यहाँ कॉलेज में तारा अंशुमन के पास जाती है और बहुत परेशान रहती है। उसे परेशान देखकर अंशुमन पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन तारा उसे कुछ नहीं बताती है और बोलती है कि मैं घर कैसे जाऊं, मेरी स्कूटी खराब हो गई है इसीलिए परेशान थी। अंशुमन, बस इतनी सी बात, वैभव छोड़ देगा तुझे। तारा फिर मुस्कुराती है और वहाँ से वैभव के साथ चली जाती है। तारा को पूरे रास्ते उदास देखकर वैभव पूछता है कि क्या हुआ तारा, तू टेंशन में क्यों है? नहीं तो चल अब सच सच बता मुझे, मेरे साथ कोई झूठ नहीं चलेगा और मैं जानता हूँ कि ये स्कूटी वाली बात भी तूने झूठी बताई अंशुमन को। चल सच बता, तुझे मेरी कसम। तारा दुविधा में पड़ जाती है और वैभव को सारी बातें बता देती है। जब वैभव को पता चलता है कि आनंदी भी अंशुमन को पसंद करती है तो वैभव को एहसास होता है कि आनंदी भी बहुत दर्द में है और बहुत परेशान रहती होगी। अंशुमन का तो सबको पता है कि, लेकिन आनंदी किसी को बता भी नहीं सकती है। फिर तारा बताती है कि अंशुमन और आनंदी थप्पड़ भी इसीलिए मारी थी ताकि अंशुमन ये सोच ले कि आनंदी देवांग से ही प्यार करती है, इससे अंशुमन को आनंदी को भूलने में आसानी होगी। वैभव सारी बातें सुनता है और अपने आप को कोसता है कि उसने क्यों आनंदी को इतना बुरा भला कहा। फिर सारी बातें खत्म होने के बाद तारा बोलती है कि क्या हमें ये सारी बातें अंशुमन को बतानी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे तो अंशुमन आनंदी के गम में ही बैठा रहेगा, हमें ये बातें अंशुमन को नहीं बतानी चाहिए। हाँ ये भी है। फिर वैभव तारा को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है।
आनंदी और अलका घर पर होती है, तभी डोरबेल बजता है और अलका गेट खोलती है। दरवाजे पे खड़े देवांग बोलते हैं कि आप दोनों रेडी होकर बाहर आओ, हम घूमने जाएंगे। ये कहकर देवांग नीचे पार्किंग में से अपनी गाड़ी निकालते हैं। कुछ समय बाद तैयार होकर आनंदी और अलका नीचे आ जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। पीछे अलका और आगे देवांग के साथ आनंदी बैठती है। वहां से निकलने के बाद देवांग मॉल में जाते हैं और वहां पर गाड़ी रोकते हैं और बोलते हैं कि चलिए आज सब शॉपिंग करते हैं। अलका खुश हो जाती है और गाड़ी से एक्साइटेड होकर बाहर आती है, लेकिन आनंदी कार में ही बैठी रहती है। तभी देवांग नीचे उतरते हैं और आनंदी की तरफ का दरवाजा खोलकर आनंदी को बाहर आने के लिए बोलते हैं। आनंदी भी बाहर आती है और तीनों मॉल के अंदर जाते हैं। दोनों लड़कियां शॉपिंग में व्यस्त हो जाती है और देवांग को एक फोन आ जाता है। देवांग फोन में व्यस्त हो जाती है। तभी अलका के पास अंकुर आता है और अलका को गले से लगा लेता है। अलका उसे वहां देखकर डर जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन अंकुर वहां से नहीं जाता है। कुछ समय बाद अलका की नजर सामने से आते हुए देवांग पे जाती है और वो अंकुर को छुप जाने को कहती है। फिर अंकुर की भी नजर देवांग पे जाती है और वो वहां से भागने लगता है और उसी बीच वो आनंदी से टकराकर आनंदी के ऊपर जमीन पे गिर जाता है। ये देवांग देख लेते हैं और वहां से अंकुर का कॉलर पकड़कर उठाते हैं और मारने लगते हैं। आनंदी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देवांग उसे बहुत पीटते हैं और कहते हैं कि यह मॉल में आकर तुम लोग लड़की को छेड़ते हो। देवांग बहुत गुस्से में था और उनका ये रूप देखकर आनंदी बहुत डर गई थी, क्योंकि देवांग को आनंदी इतने सालों में इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखी थी। तभी अलका आती है और देवांग का हाथ पकड़कर रोने लगती है और बोलती है कि भाई साहब इसे छोड़ दीजिए प्लीज, ये आनंदी को परेशान नहीं करने नहीं आया था। ये सुनकर देवांग अंकुर को छोड़ देते हैं और फिर अलका को पास खड़े करके पूछते हैं कि फिर ये तुमसे मिलने आया था। अलका डरते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है। देवांग कुछ नहीं बोलते हैं और अंकुर की तरफ देखते हैं, जिसके होठ और सर से खून निकल रहा था। उसके बाद बोलते हैं कि मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम दोनों इसे लेकर आओ। इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, पहले फिर बात करेंगे। अंकुर को हॉस्पिटल ले जाकर देवांग उसका इलाज करवाकर अपने साथ ही घर लाते हैं और बिठाते हैं। सारे वहीं हॉल में एक साथ बैठते हैं और देवांग अलका से पूछते हैं कि चलो अब बताओ सारी बातें। अलका डरते डरते सारी बातें बताती हैं। देवांग सब सुनते हैं और बोलते हैं कि अलका क्या आप ये सारी चीज़ों का परिणाम जानती हो? अलका अपना सर हाँ में हिलाती है। देवांग फिर भी ये सब किया आपने, आपको पता है कि बड़े चाचा पर क्या बीतेगी? भाई साहब हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम अंकुर को पसंद करते हैं और शादी भी इनसे ही करना चाहते हैं। आनंदी आपने भी हमसे ये बातें छिपाई? जी नहीं, वो हमें डर लग रहा था। देवांग सोचने लगते हैं और अंकुर से पूछते हैं कि पापा क्या करते हैं और कुछ अन्य सवाल भी पूछते हैं। अंकुर जी वो जल्दी बोलिए, आपके पास समय नहीं है। अंकुर जी। देवांग मतलब हमारे पास समय नहीं है, हमें कुछ काम से बाहर जाना है। अंकुर हमारे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और माँ अस्पताल में नर्स और एक छोटी बहन है और एक मैं हूँ अपने परिवार में। देवांग सारी बातें सुनते हैं और फिर वहाँ से चुपचाप उठकर चले जाते हैं। देवांग को जाता देख अलका सोच में पड़ जाती है और कुछ समय बाद अंकुर भी अपने घर चला जाता है। जब शाम को देवांग वापस घर आते हैं तो अलका गेट पर खड़े होकर देवांग का ही इंतजार कर रही होती है। देवांग अंदर आते हैं तो अलका पूछती है कि कहाँ गए थे भाई साहब, आपने कुछ बोला भी नहीं। देवांग इसमें बोलना क्या है, बहुत आसान है समझना कि आपकी शादी अंकुर से नहीं होगी। अलका भाई साहब लेकिन। देवांग बस अब कुछ मत बोलिए और हमारे साथ बदतमीजी करने का सोचिएगा भी नहीं। अलका चुप हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर देवांग मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बस बस रोना बंद कीजिए, हम अपनी दोनों बहनों को रोता हुआ कभी नहीं देख सकते। ये सुनकर अलका देवांग की तरफ एक आशा भरी नज़रों से देखती है तो देवांग मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं और पीछे से अंकुर और उसके परिवार को बुलाते हैं और कहते हैं कि लो अलका, आपकी खुशी हम ले आए। ये सुनते ही अलका देवांग के गले लगकर रोने लगती है और कहती है यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड।
देवांग, आई नो। अब ये हम सब हमारे साथ हरियाणा जाएंगे और आप दोनों भी। चलिए जाइए, पैकिंग कीजिए, शाम की ट्रेन है। शाम बीत जाती है और सब जाने के लिए निकल जाते हैं। अलका बहुत परेशान रहती है कि घर वाले क्या करेंगे और क्या सोच रहे होंगे। जब वहाँ पहुँचते हैं ये लोग तो देखते हैं कि सब स्वागत के लिए खड़े हैं, क्योंकि सबको देवांग ने पहले ही मना लिया था। अलका और अंकुर जैसे ही वहाँ आ जाते हैं, अंकुर के साथ उसकी साली मस्ती मजाक भी करना शुरू कर देती है। अलका अपनी बहन से पूछती है कि पूरा परिवार मान कैसे गया। तो अलका की बहन बताती है कि पूरा परिवार बहुत गुस्से में था, लेकिन भाई साहब यानी कि देवांग ने सबको मना लिया। सब शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं और देखते देखते शादी का दिन भी आ जाता है। सुबह आनंदी सीढ़ी से नीचे आते वक्त किसी से टकरा जाती है और जब वो अपनी नजरें ऊपर करके चेहरा देखती है तो अचंभित हो जाती है, क्योंकि जिससे वो टकराई वो अंशुमन था। तभी पीछे से वैभव आता है और बोलता है कि हमें देवांग सर ने बुलाया है और उन दोनों के साथ में तारा भी थी। आनंदी फिर चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ ही समय बाद देवांग बाहर से आते हैं और साथ में मानसी को भी लेकर आते हैं। सब मानसी को देखकर खुश भी होते हैं और देवांग के बारे में भी सोचने लगते हैं। फिर पूरा परिवार मानसी से मिलकर उसकी खैरियत पूछते हैं। सबसे मिलकर मानसी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। देवांग आनंदी की तरफ बहुत समय तक देखते रहती हैं, जैसे कि वो आनंदी से कुछ कहना चाहती है। देखते देखते शाम हो जाती है और शादी का समय हो जाता है। बारात लेकर अंकुर हवेली पे पहुंचता है। पूरा परिवार मिलकर बारात का स्वागत करते हैं और अंदर ले आते हैं। अंकुर और अलका की शादी में सब बहुत खुश रहते हैं और बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। अंकुर और अलका शादी के मंडप पे बैठ जाते हैं। उसी समय देवांग को फोन आता है और देवांग को बाहर जाना पड़ता है। वहाँ शादी करवाने के लिए वही पंडित जी आए थे जो देवांग की कुंडली को देखे थे और श्राप के बारे में बताए थे। देवांग किसी गेस्ट को लाने बाहर गए थे। तभी पंडित जी गठबंधन की रस्म करने के लिए बुलाते हैं। तभी देवांग के बड़े चाचा कहते हैं कि ये रस्म देवांग और उनकी पत्नी करेगी। तभी मानसी मंडप की तरफ बढ़ने लगती है तो निर्मला थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है कि बेटा आनंदी, आप जाइए और वहाँ खड़े हो जाइए। देवांग आते ही होंगे। आप दोनों साथ में रस्म करना है, क्योंकि आप ही देवांग की रक्षक पत्नी हो। ये सुनकर मानसी वहीं खड़ी रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आनंदी मानसी की तरफ देखती है और सोचती है कि हमने उनकी जगह ले ली है, क्योंकि वो तो पहले से ही देवांग को चाहती थी और देवांग की जिंदगी में थी। वहाँ शादी करवाने के लिए वही पंडित जी आए थे जो देवांग की कुंडली को देखे थे और श्राप के बारे में बताए थे। देवांग किसी गेस्ट को लाने बाहर गए थे। तभी पंडित जी गठबंधन की रस्म करने के लिए बुलाते हैं। तभी देवांग के बड़े चाचा कहते हैं कि ये रस्म देवांग और उनकी पत्नी करेगी। तभी मानसी मंडप की तरफ बढ़ने लगती है तो निर्मला थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है कि बेटा आनंदी, आप जाइए और वहाँ खड़े हो जाइए। देवांग आते ही होंगे। आप दोनों को साथ में रस्म करना है, क्योंकि आप ही देवांग की रक्षक पत्नी हो। ये सुनकर मानसी वहीं खड़ी रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आनंदी मानसी की तरफ देखती है और सोचती है कि हमने उनकी जगह ले ली है, क्योंकि वो तो पहले से ही देवांग को चाहती थी और देवांग की जिंदगी में थी। पंडित जी सारी बातें सुन रहे थे और बोले कि निर्मला जी। पंडित जी ये कहते हुए निर्मला दौड़ी आई। क्या देवांग आपसे बताए नहीं? क्या नहीं बताए पंडित जी? कुछ 6 महीने पहले ही देवांग को हमने मंदिर में बुलाया था और देवांग वहाँ गए भी थे। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी और क्षमा भी मांगा था। बलदेव चौधरी, कुछ समझे नहीं हम? निर्मला देवी, हाँ पंडित जी, पूरी बात हमें बताइए, क्या हुआ है? सारे परिवार वाले पंडित जी की बातों से परेशान हो गए थे और उनके बताने का इंतजार कर रहे थे। पंडित जी, हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन जिस दिन आप देवांग की कुंडली लेकर आए थे उस दिन हमसे एक गलती हो गई थी। उस दिन एक और लड़के की कुंडली हमारे पास आई थी और उसका भी नाम देवांग ही था। जो श्राप और दोष के बारे में हमने आपको बताया था वो आपके पुत्र का नहीं था, उस लड़के का था। और वो लड़के की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी, इसीलिए उसके माता पिता हमसे उसकी कुंडली वापस दिखाने आए थे। वो कुंडली देखकर हमसे हुई गलती का हमें पता चला। तब हमने देवांग को कुंडली के साथ बुलाया और वो आए भी, और उनकी कुंडली में कोई दोष या श्राप नहीं है। ये हमने उनको उसी समय उनको बताया था। पूरा परिवार ये सारी बातें जानकर खुश होता है कि देवांग की कुंडली में कोई दोष या श्राप नहीं है। लेकिन फिर सब सोचने लगते हैं कि जब देवांग को ये बात 6 महीने पहले पता थी तो उन्होंने बताया क्यों नहीं। ये बात सुनकर
एक और इंसान बहुत खुश था और वो था अंशुमन और उसके दोस्त, जो ये सोच रहे थे कि अंशुमन और आनंदी अब एक हो जाएंगे। उतने में मेन गेट से देवांग आते हुए दिखाई देते हैं। सारे परिवार इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं और देवांग की तरफ देखने लगते हैं। तभी देवांग, क्या हुआ, आप लोग ठीक हो? निर्मला देवी, हाँ बेटा, आप ठीक हो? देवांग, हाँ माँ, क्या हुआ, आप बताओ चलो। निर्मला देवी, सच बता दीजिए, आपने ये बात क्यों छिपाई हम सबसे, जबकि आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी को लेकर हम सब कितने परेशान हैं। लेकिन आपने पिछले 6 महीनों से ये बात छिपाई रखी। आप जानते हैं कि ये बताकर आप हम सबकी जिंदगी भी आसान कर देते। देवांग माँ की बातों को समझ जाते हैं कि वो किस बारे में बोल रही है। देवांग अपना सर नीचे किए खड़े रहते हैं। उनकी माँ के साथ बाकी घर वाले भी देवांग से कई सवाल कर रहे थे, लेकिन देवांग चुप वहाँ खड़े थे। जब सब शांत हो जाते हैं तब देवांग बोलते हैं कि हमें सिर्फ आनंदी की फिक्र हो रही थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि उनकी जिंदगी खेल खेल में खराब हो गई है, ये सुनकर उनको कितना बुरा लगेगा। और उन्हें परिवार में बहुत कम लोग ही प्यार करते हैं, इसीलिए हमें डर था कि जब सबको पता चल जाएगा कि ये बस एक साधारण लड़की है और इसकी वजह से मेरी जिंदगी पे कोई असर नहीं होगा, तो सब घर पे इनके साथ बुरा सलूक करेंगे। यही सोचकर मैंने नहीं बताया सबको। जब हम 4 महीने पहले आनंदी का चेहरा पहली बार देखे थे, तब से लेकर आज तक हमने आनंदी से प्यार किया और हमें वो अच्छी भी लगने लगी थी। लेकिन जब अंकुर ने बताया कि अंशुमन और आनंदी एक दूसरे को पसंद करते हैं, तब हमने सोचा कि आनंदी हमारे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। तभी हमने अंशुमन को शादी में इनवाइट किया और सोचे थे कि अलका की शादी के बाद हम सबको सच बता देंगे और आनंदी अंशुमन को साथ मिलाकर हम आनंदी को अपने साथ ये जबरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर देंगे। ये सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। फिर देवांग सबसे माफ़ी मांगते हैं और खासकर आनंदी से माफ़ी मांगते हैं। साथ में सारा परिवार आनंदी से माफ़ी मांगते हैं और निर्मला मानसी से भी माफ़ी मांगती है अपने दुर्व्यवहार के लिए। देवांग भी मानसी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हम आनंदी को पसंद करते थे, लेकिन आपसे हमने प्रेम किया है और हमेशा हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। आनंदी की आंखों में आंसू झलक उठते हैं। ये देखकर निर्मला वहाँ जाती है और कहती है कि बेटा क्या हुआ, अगर आप हमारी बहू बनकर नहीं रहोगी तो आपको हमने अपनी बेटी माना है। आप जब चाहे यहाँ आए और जाए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आनंदी ये सुनकर निर्मला के गले लग जाती है। मानसी और पूरा परिवार आनंदी के पास आते हैं, सब अपना प्यार दिखाते हैं। फिर अंकुर कहता है कि मेरी शादी पे भी अब आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा। सब ये सुनकर हंसने लगते हैं और मंडप की तरफ जाते हैं और देवांग और मानसी जाकर रस्म को पूरा करते हैं। शादी होने के बाद देवांग दोबारा मानसी के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं और मानसी भी उन्हें माफ़ कर देती है। कुछ समय बाद अंशुमन अकेले बालकनी में खड़ा होता है। उसे वहां देखकर आनंदी उसके पास जाती है और अंशुमन को धीमी आवाज में बुलाती है, अंशुमन जी। अंशुमन पीछे मुड़कर देखता है, वहां आनंदी अपना सर झुकाकर खड़ी थी। अंशुमन उसे एक नज़र से देखता रहता है। उसी बीच आनंदी नीची नज़रों से ऊपर देखती है। वो देखती है कि अंशुमन उसे देखे जा रहा था। वो फिर बहुत हिम्मत करके अंशुमन की आंखों में देखती है। जब वो अंशुमन की तरफ देखती है, वैसे ही अंशुमन दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेता है। ये देखकर आनंदी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो वहां से जाने लगती है। तभी अंशुमन पीछे से आनंदी का हाथ पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचकर गले से लगा लेता है और बहुत समय तक आनंदी को गले से लगाए रखता है। आनंदी कहती है कि हम आपको पसंद करते हैं, हमें खुद से ज़्यादा आपकी चिंता थी कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे अच्छे से जिए। ये सारी बातें सुनकर अंशुमन भारी आवाज में कहता है कि आनंदी, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता? शायद मैं वही रह जाता हमेशा के लिए। दोनों फिर बालकनी से बाहर की ओर देखने लगते हैं और आनंदी अंशुमन का हाथ थामकर वहां पर खड़ी हो जाती हैं और वहीं पे खड़े होकर दोनों बातें करने लगती हैं। कुछ समय बाद अलका की विदाई का समय हो जाता है। सारे परिवार वाले हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी देवांग कहते हैं कि आनंदी, आप भी अपना बैग ले आइए, हमने सबके साथ आपका भी टिकट करवा दिया है। लेकिन देवांग मजाकिया तरीके से, लेकिन कुछ नहीं, जल्दी जाइए, नहीं तो हम फिर आपको जाने नहीं देंगे। ये बात सुनकर सबके होठों पर मुस्कान आ जाती है और आनंदी फिर अपना बैग लेने चली जाती है।
जब वो बैग लेकर नीचे आती है तब तक सारे लोग वहाँ से कार में बैठ चुके थे। सारे परिवार वाले भी स्टेशन अलका और अंकुर को छोड़ने जा रहे थे। अलका देखती है कि सब जा चुके हैं, लेकिन अंशुमन वहीं खड़ा है। वो नीचे आकर पूछती है कि बाकी घर वाले चले गए। अंशुमन नहीं, ये भी कार में बैठे हैं। और आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? अंशुमन तुम्हारा साथ दे रहा हूँ और जिंदगी भर दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही। आनंदी ये सुनकर मुस्कुराती है और अंशुमन को बाहर चलने का इशारा करती है। दोनों बाहर आती है तो देखते हैं कि सारी गाड़ियां जा चुकी है, बस वैभव और तारा एक कार के साथ खड़े हैं। अंशुमन पूछता है कि बाकी सब चले गए? हाँ भाई, सब चले गए। तुम दोनों को रोमांस खत्म हो गया हो तो अब हम भी चले। दोनों मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं हाँ चलो। सारे गाड़ी में बैठकर स्टेशन जा रहे होते हैं। तभी तारा कहती है कि हमें माफ कर देना अंशुमन। अंशुमन उसकी तरफ देखता है और पूछता है किस बात की माफी? तारा, हमें और वैभव को पता था कि आनंदी तुमसे प्यार करती है, लेकिन आनंदी ने कसम दी थी कि नहीं बताना अंशुमन को, और उसने थप्पड़ भी इसीलिए मारी थी ताकि तुम उनसे नफरत करने लगो और उसे भूल जाओ। अंशुमन मुस्कुराता है और कहता है कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, और आनंदी की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि मैडम, आप मेरे बारे में गलत सोची थी। मैं आपका पीछा ना कभी छोड़ा है और ना कभी छोड़ूंगा, समझिए आप मैडम। आनंदी मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाती है। सब लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां सबको अलविदा बोलकर अलका, अंकुर का सारा परिवार, साथ में अंशुमन, आनंदी और उसके दोस्त वैभव और तारा वहां से ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर अंकुर का परिवार अलका का स्वागत बहुत धूमधाम से करते हैं। अंशुमन आनंदी को अपने घर अपने माता पिता से मिलाने लेकर जाता है, लेकिन अंशुमन के माता पिता आनंदी के बारे में जानकर आनंदी को अपनाने से मना कर देते हैं। तभी आनंदी अंशुमन से कहती है कि आपके परिवार आपके लिए सबसे पहले है, आप उनकी बात मानिए। अंशुमन नाराज होकर कहता है कि अब और नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। वो दूसरी तरफ जाकर वैभव को फोन करता है और उससे बात करता है, और बात करने के बाद आनंदी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। अंशुमन के माता पिता देखते रह जाते हैं। अंशुमन आनंदी को लेकर मंदिर जाता है। वहाँ आनंदी देखती है कि वैभव और तारा ने सारा शादी का इंतजाम करके रखा है। आनंदी और अंशुमन को मना करती है कि, लेकिन अंशुमन कुछ सुनने के मूड में नहीं होता है। फिर वो दोनों तैयार होने जाते हैं और कुछ समय बाद अंशुमन तैयार होकर मंडप में बैठ जाता है। पंडित जी फिर दुल्हन को बुलाते हैं तो तारा दुल्हन को लाकर अंशुमन के बगल में बिठा देती है। आधी शादी की रस्में हो चुकी होती है। उतने में दुल्हन तोतली आवाज में कहती है कि मेरे को डर लग रहा है छोलक जी। अंशुमन ये सुनकर घबरा जाता है और दुल्हन का घूंघट उठाता है और देखता है कि ये तो आनंदी नहीं कोई और ही है। फिर अंशुमन वैभव और तारा की तरफ गुस्से में देखता है और फिर नजर इधर उधर करके देखता है तो उसे एक और शादी होते दिखाई देती है। वो वहाँ भागता हुआ जाता है और दुल्हन की घूंघट उठाने लगता है, लेकिन उनके परिवार वाले घूंघट उठाने नहीं देते। तभी अंशुमन आनंदी को आवाज देते हैं और दुल्हन अंशुमन की आवाज सुनकर अपना घूंघट उठाती है। अंशुमन सबको हटाकर उसे गले से लगा लेता है क्योंकि वो आनंदी ही थी, और आनंदी की आंखों में देखकर कहता है कि आज तो मेरी दुल्हन गई थी, और वापस उसे सीने से लगा लेता है और फिर सुकून की सांस लेता है और बोलता है कि चलो, और अब घूंघट उठा कर रखना। आनंदी का हाथ पकड़कर आनंदी को वहां से ले जाता है और अपने मंडप के पास पहुंच जाता है। उतने में अंशुमन के माता पिता वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दो। अंशुमन अब आनंदी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर तुम चले गए तो हमारा क्या होगा, हमारे तो तुम एक ही बेटे हो। ये सुनकर अंशुमन खुश हो जाता है और अपने माता पिता की बात मान लेता है। फिर सब ठीक हो जाता है और अंशुमन आनंदी के साथ अपने घर चला आता है। अगले दिन अंशुमन के माता पिता देवांग के परिवार को आनंदी के रिश्तेदारों के रूप में बुलाते हैं और फिर दोनों की शादी पूरे धूमधाम से होती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों को अपना परिवार और आनंदी को प्यार के साथ साथ एक नया परिवार मिल जाता है। आनंदी फिर अपने माता पिता को कभी याद भी नहीं करती है, क्योंकि एक तरह से अपनी जरूरतों के लिए आनंदी के माता पिता ने उन्हें बेच दिया था। अंशुमन आनंदी की जिंदगी में इतनी खुशियां भर देता है कि आनंदी को अब किसी की जरूरत महसूस नहीं होती थी, और निर्मला देवी और बलदेव चौधरी के रूप में आनंदी को माता पिता भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।